नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश करदम आज आप लोगों के साथ अपनी एक कहानी शीतलहर पर चर्चा करने के लिए मौजूद हूँ। ये कहानी 2003-2004 के आसपास लिखी गई थी और 2005 में मेरा पहला कहानी संग्रह प्रकाशित होकर आया, तलाश, उसमें ये संकलित थी। ये कहानी जो कर्नाटक राज्य का डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसके प्री यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में लगी है। ये साहित्य वैभव शीर्षक से ये उनका पाठ्यक्रम है, ये साहित्य वैभव में। और ये कहानी के साथ और भी कई कहानियाँ इस पाठ्यक्रम में हैं। जैसे एक कहानी मधुआ है जयशंकर प्रसाद जी की, शमशान है मन्नू भंडारी जी की, खून का रिश्ता है भीष्म साहनी जी की, शिलिया सुशीला टाकभोरे की, दोपहर का भोजन अमरकांत जी की, ये कहानियाँ भी इसमें शामिल हैं। तो और भी कहीं पाठ्यक्रम में होगी, वो मेरी जानकारी में अभी उतना नहीं है। विश्वविद्यालय लेवल पर तो खैर कई चीज़ें हैं पाठ्यक्रमों में। तो इस कहानी की पृष्ठभूमि ये है कि मेरा एक दोस्त है चंद्र प्रकाश, जो इस कहानी के भी मुख्य पात्र हैं। हम दोनों एक साथ काम करते थे। चंद्र प्रकाश का एक दिल्ली में एक द्वारका सब सिटी में एक फ्लैट था, सोसाइटी में उन्होंने बुक कराया था। वो फ्लैट सोसाइटी के फ्लैट बन गए थे, पोजीशन कुछ लोगों को मिल गया था, कुछ प्रक्रिया चल रही थी और उसका रिनोवेशन का काम भी साथ साथ चल रहा था। तो चंद्र प्रकाश कभी कभी अपना फ्लैट देखने द्वारका जाया करते थे। एक दिन मुझसे भी बोले कि चलो फ्लैट देखते चलते हैं। हम दोनों गए। चंद्र प्रकाश गाड़ी चला रहे थे, मैं बैठा था। वो जनवरी का महीना था, बहुत कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, धूप बिल्कुल नहीं थी। और ये वो दौर भी था, उसी दौरान में ही समाचार पत्रों में अक्सर ये खबरें आती थी लोगों की कि फुटपाथ पर जो बेघर लोग पड़े हुए हैं कि वो ठंड से सिकुड़ कर लोगों के मरने की खबरें, या देश के और भी बहुत सारे के राज्यों से कि ठंड से लोगों की मृत्यु हो गई, उसकी खबरें आती थी। दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बेघर हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है और वो सर्दी के दिनों में उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो जब हम जा रहे थे द्वारका के लिए, तो रास्ते में एक रेड लाइट पर हमने देखा 4-5 बच्चे, वे एक पतली सी चादर ओढ़े हुए बैठे हैं और वो आने जाने वाले जो ट्रैफिक वहाँ तो जा रहे हैं, 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे या अन्य वाहनों में, बसों में, उनको बड़ा हसरत भरी नज़र से उनको देखते थे। तो हम लोगों ने भी उनको देखा, बच्चों ने हमारी तरफ देखा। तो मेरे दिमाग में एकदम से ये कौंधा कि यार ये बच्चे स्कूल जाने का इनके दिन है, स्कूल जाना चाहिए, और ये यहाँ बैठे हैं और इनके पास कपड़े नहीं हैं, कुछ नहीं है। अभी छोटी सी चादर लपेटे हुए 4-5 बच्चे हैं और इनमें से कितना ठंड ये बचाएगी और क्या इनका जीवन का होगा, क्या ये ठंड की मार झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैंने चंद्र के साथ इस बात को बांटा कि यार ये जो इतने हजारों फ्लैट बने हुए पड़े खाली हैं, इनमें अभी कोई रहने के लिए कोई आ नहीं रहा है, यदि रात को भी इन लोगों को, फुटपाथ वाले लोगों को ये परमिशन मिल जाए कि ये फ्लैट्स के अंदर आके सो सकें, तो ऊपर से जो बर्फ़ पड़ती है, कोहरा पड़ता है ठंड से, उन सर्द हवाओं से, तो ये कम से कम रात गुजार सकते हैं, तो इनकी बहुत सारे लोग बच सकते हैं। चंद्र बोले विचार तो अच्छा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे हो? कि पहली बात तो लोग देंगे नहीं, चाहे खाली पड़ा रहे, और दूसरा ये जो सोसाइटी है, जो RWA है,
RWS अगर बातें बनती है, सोसाइटीज हैं जो उनके पदाधिकारी हैं वो परमिशन अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे। और एक दो सोसाइटी से बात भी की तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हमारी जेंट्री खराब होती है, जो हमारे लोग, जो हमारे ऑनर लोग हैं फ्लैट्स के हैं, जो आएंगे भी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और हम किसी ये नहीं कर सकते। हमने ये भी कहा कि आप फ्लैट में मत दीजिए, जो अभी गैराज बनी हुई हैं, गैराज खाली हैं, अभी तो कार आ नहीं रही हैं, ये गैराज में दे दीजिए उनको, कौन देखता है, वो सुबह सुबह चले जाया करेंगे यहाँ से। लेकिन वो कोई राजी नहीं हुआ। लेकिन दिमाग में ये बराबर ये बना रहा कि आखिर ऐसे लोगों की मदद की जाए तो कैसे की जाए, क्या किया जाए, क्या होगा इन लोगों का। तो हम वहाँ से चले आए, लेकिन इस घटना ने ये मेरे दिमाग में एक प्रभाव छोड़ दिया। और हम लेखक लोगों की ये एक कमजोरी होती है या विशेषता कह लीजिए कि कोई विचार, कोई घटना, व्यक्ति या वस्तु वो हमारे जहन में अटकती है, छू जाती है, वो फिर हमारे फिर किसी न किसी रचना के रूप में निकलती है, कहानी में, उपन्यास में, कविता में, या हम निबंध या कोई लेख के किसी भी माध्यम से वो चीज़ आ जाती है, या संस्मरण के माध्यम से। तो इस घटना ने भी मुझे बहुत परेशान किया। तो फिर ये एक कहानी के रूप में ये सामने आई। जब ये कहानी मैंने लिखी तो मेरे मस्तिष्क में बिल्कुल भी ये बात नहीं थी कि बहुत अच्छी कहानी है या इससे समाज पर क्या बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई ये प्रभाव, कहीं कुछ ये सार्थकता दे सकती है। लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन साहित्य, जैसे प्रेमचंद जी ने भी कहा कि वो राजनीति के आगे भी मशाल की तरह चलने वाली होती है। मतलब कि साहित्य जो है वो जीवन को बहुत विभिन्न तरह से प्रभावित करता है और वो समाज का नेतृत्व करता है, समाज का मार्गदर्शन करता है, हर क्षेत्र में करता है। तो ये कहानी जब ये कई पत्र पत्रिकाओं में अच्छी जगह पर प्रकाशित हुई तो उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में एक मॉडर्न स्कूल है, काफ़ी बड़ा अंग्रेजी माध्यम का बहुत प्रसिद्ध स्कूल, कि अगले साल उस के प्राचार्य ने कुछ इस तरह के शेल्टरलेस जो फुटपाथ के थे गरीब बच्चे, उनको उठा करके अपने यहाँ 50-60 बच्चों को रहने की जगह दी थी। और उसके साथ उन्होंने उन बच्चों के शिक्षा के लिए भी उनका प्रबंध कर दिया। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी चिंता मेरे दिमाग में यही थी कि ये लोग पहले कैसे जीवित रहें, कैसे क्या करें, ये बच्चे इन स्कूल जाना चाहिए, ये भी राष्ट्र के नागरिक बनेंगे, इनका भी तो इनको भी, वरना ये समाज में तो इनकी भी जगह इनकी बननी चाहिए ऐसे लोगों की। तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद में देखा कि बच्चे अलग हैं, माँ बाप अलग हैं, ये सब चीज़ें, तो फिर उन्होंने करीब 70 परिवारों को, बच्चों को, उनके माँ बाप को भी शेल्टर दिया और उन बच्चों की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था उन लोगों ने की। ये जब आया और मैंने अखबारों में ये सब चीज़ पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक छोटी सी कहानी जो मेरे दिमाग में आई थी, ये उसका बड़ा इतना इम्पैक्ट हो सकता है। और फिर उसके बाद में मैंने देखा और पता चला कुछ और लोगों ने भी इस तरह के चीज़ें उनका काम किए कि वह शेल्टरहीन लोगों के लिए कि ऐसे लोगों को हम कैसे मदद पहुँचाई जाए। हालांकि सरकार की ओर से भी रैन बसेरे हैं, लेकिन रैन बसेरों में उतनी सुविधाएं नहीं थी जैसा लोग बताते हैं। और कोई जगह बताता है कहीं कहीं कुछ सुविधाएं भी, उनसे कुछ पैसा भी चार्ज किया जाता है, बहुत से लोग वो देने की स्थिति में भी नहीं थे, या जो भी कुछ है कि मतलब सब लोगों को रैन बसेरों में भी जगह नहीं मिल पाती है। तो ये एक विचार था। तो ये इसकी सार्थकता देख करके मुझे अच्छा लगा। और अब ये कहानी पाठ्यक्रम में आई है तो मैं समझता हूँ जब बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर ये कहानी पढ़ी जाएगी और जो बच्चे आज इस कहानी को पढ़ेंगे कल को वो बड़े नागरिक बनेंगे। और यदि ये इस तरह की कहानियाँ कुछ उनको थोड़ा संवेदनशील बना सकें तो वे जरूर ऐसे निराश्रित लोगों के, ऐसे जो बेघर लोग हैं, ऐसे भूखे नंगे भूखे लोग हैं, वो उनकी सहायता करने के लिए जरूर वो प्रेरित होंगे। क्योंकि साहित्य का काम केवल समाज के यथार्थ को केवल अभिव्यक्त करना भर नहीं होता। समाज में जो है उसे हम अभिव्यक्त कर दिया, अपनी संतुष्टि के लिए कर दिया, अपने आनंद के लिए कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि साहित्य को जो मेरी दृष्टि में एक संवेदना का क्षेत्र है और इससे हम
अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को संवेदनशील बनाने की कोशिश करते हैं कि समाज के अंदर हम उन प्रवृत्तियों, हम उन विकृतियों, हम उन समाज में फैली हुई उन बीमारियों या समाज में फैली उन अव्यवस्थाओं के प्रति समाज को संवेदनशील बनाते हैं, जो हमारे समाज और राष्ट्र के पिछड़ेपन का कारण होती हैं और जो हमको मानवीय, जो मनुष्य होने पर गर्व नहीं करने देती। जैसे समाज में कई तरह की, चाहे वो जातिगत भेदभाव हों या हमारे सांप्रदायिक मतभेद हों या हमारे जो स्त्री पुरुष के बीच में जो लैंगिक जो भेदभाव हैं या उनको हम स्वतंत्रता उतनी ना देना, स्त्रियों को उतने अधिकार ना देना या बाल शोषण होना, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ये बहुत तरह के शोषण जो हम जिस तरह का हो रहा है, अनटचेबिलिटी जिस तरह की हो रही है, कि ये सब अमानवीयता के रूप हैं और ये रूप हमको किसी भी सभ्य समाज राष्ट्र के लिए एक कलंक की तरह होते हैं। हम दुनिया में हम एक सम्मान के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने समाज और राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, तो हमको एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो हमको इन चीज़ों से उठना पड़ेगा, हमको मनुष्य बनना पड़ेगा। तो साहित्य का काम होता है एक व्यक्ति को मनुष्य बनाना, उसके अंदर मानवीय संवेग को पैदा करना, जगाना, क्योंकि समाज में यदि ये मानवीय चेतना का, मानवीय मूल्यों का विकास हो जाए लोगों के अंदर, तो वो फिर हर मनुष्य फिर दूसरे मनुष्य की डिग्निटी को, उसी गरिमा को समझेगा, उसके साथ वो उसी तरह से मनुष्यवत सम्मान के साथ व्यवहार करेगा। और फिर जो समाज में जो हम चाहते हैं, जो हमारा संविधान चाहता है कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, और वो सब स्थापित हो जाएगा। और जो हमारा संविधान जो कहता है जो कि वो हम की भावना का विकास समाज में, कि वो हम की भावना का विकास भी तब ये हो जाएगा और समाज हमारा एकजुट रहेगा, सब प्यार मोहब्बत के साथ रह सकेंगे और हम मिलजुल करके अपने राष्ट्र को एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत उन्नतशील राष्ट्र दुनिया के सामने रख सकेंगे और हम पूरे एक वैश्विकता को एक बहुत बड़ा अपना हमारा कंट्रीब्यूशन हम लोग दे सकते हैं। तो ये साहित्य का हमारा काम होता है, अपनी कहानियों के माध्यम से हम मानवीय बनाएं। तो मुझे खुशी है कि पाठ्यक्रम में ये कहानी पढ़ाई जा रही है, आप लोग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और मैं चाहूँगा कि ये जो भावना एक लेखक के रूप में मेरी भावनाएं हैं, ये कहानी को उसी भावना के साथ समझा जाए और उसी के साथ उसे पढ़ा और पढ़ाया जाए, उसकी उस तरह से व्याख्या की जाए। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो कहानी में नहीं होता है और जो पाठक समझ रहा होता है, शिक्षक समझ रहा होता है, तो व्याख्या करते समय उन चीज़ों को, उन पक्षों को, जो पॉजिटिव जो पक्ष हैं, उनको वो समझने की कोशिश करेंगे और वो आगे, ताकि वो हम कैसे उन संवेदनाओं का विस्तार करें, कैसे हम उस मनुष्यता का विस्तार करें, हम कैसे उन मानवीय मूल्यों का विस्तार करें और कैसे हम समाज को मानवीय बनाएं। आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और कहानी के बारे में, मेरे बारे में कोई भी आपको कुछ जानना हो, मुझसे कोई चीज़ पूछनी हो, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत स्वागत सभी का। आप मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 9871216298। मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपना फ़ोन नंबर 9871216298 और मेरा ईमेल नंबर है jpkardam@rediffmail.com और jpkardam@hotmail.com। आप मुझसे मेरे फ़ोन पर, मुझे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मुझे आपके साथ संवाद करने में, संपर्क करने में मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।